अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा जनाब, एंजॉय की जब मैं बात करती हूँ ना, तो उससे ये मुराद होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो हेल्दी तरीके से गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं, अच्छे से नाश्ता कर रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं और अपनी जो डेली लाइफ है उसको मेंटेन किए हुए हैं या नहीं। अच्छा, लाइफ में ना मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्दी तरीके से रहना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जो लोग ये कहते हैं ना, नहीं हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप उनसे पूछें कि वो अपने इस अच्छे लाइफस्टाइल के पीछे कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिवोशन, इट्स ऑल अबाउट वर्क हार्ड। अगर आपने रोज़ाना उठ के अच्छा नाश्ता करना है तो उसके लिए आपको टाइम से सोना होगा। जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा सोएंगे, आप अच्छी नींद लेंगे, तो उसके बाद तभी तो आप एक हेल्दी नाश्ता करेंगे, उठेंगे, नाश्ता बनाएंगे या जो भी आपके घर में आपको नाश्ता देता है, आप फिर अपनी उस रूटीन को फॉलो करेंगे। सर्दियों में सुबह की जो वॉक है वो ज़रूर किया करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कि बड़ा मुश्किल होता है सुबह उठना, बहुत मुश्किल होता है कि इतनी ठंड में जो है वो उठ के वॉक पे जाना, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा हेल्दी है। इससे आपको स्ट्रोक आने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपको मस्कुलर पेन के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियों में लोग ज़्यादा सुस्ती की तरफ चले जाते हैं। तो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और इसके अलावा अपनी रूटीन को डेली फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन जो है वो आप उठे, अच्छे से नाश्ता कर लिया, पूरा दिन अच्छा गुजार लिया तो आपको लगता है नहीं हेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको खाना अपने टाइम से खाना चाहिए, अपना टाइम जो है वो आपको मैनेज करना चाहिए। आप अपना अपना जो आपका शेड्यूल होता है उसके बीच में आप क्या खाते हैं, क्या चीज़ें लेते हैं, अपनी डाइट क्या है, इसके ऊपर ज़रूर आपको जो है ना नज़र रखनी चाहिए। अब किसी की क्लास इस तरह से होती है, जैसे मेरी क्लास होती थी, लाइक अगर मैं कॉलेज गई हूँ तो सुबह 8 बजे के बाद से लेके 1:30-2 बजे तक टाइम नहीं होता था और मुश्किल एक के बाद एक क्लास, और फिर उसके बीच में आप लंच कैसे करेंगे, तो उसमें 15 मिनट की जो छोटी सी ब्रेक मिलती थी उसमें कुछ न कुछ खा लिए, कुछ चिप्स ले लिए, कुछ घर से कोई चीज़ लेके गए तो वो खा लिया, अगर नाश्ता नहीं किया तो बॉयल अंडा ही जो है वो घर से लेके आ गए तो रास्ते में वैन में खा लिया एंड ऑल दैट। तो अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और इन तमाम कामों के साथ उसको मेंटेन करना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल कनेक्टेड है आपकी मेंटल हेल्थ से। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ किन लोगों की अच्छी होती है? क्या जो सब्र करते हैं? क्या जिनके आसाब स्ट्रांग होते हैं? क्या जिनके पास एक्सपीरियंस होता है? नहीं, मेंटल हेल्थ आपकी बचपन से अच्छी होनी चाहिए और बचपन से आपको सब्र करना सीखना चाहिए। बचपन से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर सब्र करते हैं या अगर हम किसी चीज़ के ऊपर अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं तो उससे हम बहुत सारी एनर्जी बचाते हैं और वो हमारी प्रैक्टिस होती है आगे कहीं लाइफ में जाकर, जहाँ पर हमारी ये प्रैक्टिस काम आती है। तो मेंटल हेल्थ अच्छी होने के लिए अगर किसी की बचपन से ही तरबियत की जाती है तो वो बेस्ट रहता है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाता, कुछ बच्चे बड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत ज़िद्दी होते हैं, कुछ बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने दीन की तरफ जाइए, क्योंकि जो बात आपको कोई नहीं समझा सकता वो बात आपको अपने दीन से समझ आएगी। तब आपको समझ में आएगी हर चीज़ की वैल्यू, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस। और लोगों को ना आजकल इस सेल्फिश दौर में हर चीज़ के बदले में ना कोई उनको ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छा इससे क्या फ़ायदा होगा, अच्छा अगर हम सब्र करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, अच्छा अगर हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी चीज़ों के ना जो आप इम्पैक्ट्स देखते हैं अपनी लाइफ में, वो लोगों के ऊपर इस वजह से भी होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो आप जितनी भी चीज़ों पर सब्र करते हैं, टॉलरेंस शो करते हैं, यकीन रखें उसका फ़ायदा है। आप ऑनेस्टी से चलते हैं, यकीन रखें उसका फ़ायदा है। ऑनेस्टी ये नहीं होती कि आप किसी के साथ ऑनेस्ट हैं, अपने साथ भी आपको ऑनेस्ट होना है। जस्ट लाइक आपका रूटीन, उसके साथ ऑनेस्ट हो जाएं। आप कब सो के उठते हैं, अपने काम पर कितनी तवज्जो देते हैं, ज़िंदगी में आप जिस चीज़ पर जितनी तवज्जो दें, चाहे वो आपका रिश्ता हो, काम हो, आपसे रिलेटेड कोई आपकी हेल्थ हो, आपकी ब्यूटी हो, आपके हेयर्स हों, आपके जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है ना ख़वातीन के नाखूनों के बारे में कि जी हमें नाखून बहुत अच्छे रखने, वही चीज़ आपकी ग्रो करती है। आप जिस चीज़ पर तवज्जो देते हैं उस चीज़ में ही निखार आता है। तो अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ बेहतर है,
तो ज़रूर आज अपनी सेल्फ असेसमेंट करें और देखें कि आप जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं या आपका दिल जिस काम को बहुत करने को चाहता है, आपकी लाइफ में सबसे बेहतर वही चीज़ होगी। तो अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं वो सेट करें, उसके बगैर लाइफ नहीं चलती। दोस्तियाँ बनाएं, लेकिन ऐसी जो कीमती हों, नायाब हों, ऐसी दोस्तियाँ जो हमेशा चलें। अच्छे लोगों से दोस्ती रखें, अपना सोशल सर्कल कंपोज रखें, कम लोगों से बात करें, लेकिन वो ऐसे लोग हों जो आपको ज़िंदगी में ऐसा मशवरा दें कि शायद आपको बुरा लगे लेकिन आपके काम आए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ आपको खाना पीना ज़रूरी नहीं है, ये सारे एक्सपेक्ट जो है वो आपने कवर करने होते हैं। तो आज आई होप कि इन सारी बातों पे ज़रूर आप सोचेंगे, ज़रूर गौर करेंगे कि आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, दिन में आप किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, आज आपने सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव काम है वो क्या किया, और आज पूरा दिन आपको अपने किस काम पे प्यार आया, किस चीज़ पे फ़ख्र हुआ और बाकियों से डिफरेंट आपने क्या किया। ये बनाता है आपकी लाइफ को हेल्दी, जिसमें आपका कंपटीशन रोज़ाना आप ही के साथ होता है। चले जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर करेंगे ढेर सारी बातें और टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन भी करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई ये एआई जो है हमारी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिव है, इसका हमें कितना फ़ायदा है और इसके कितने नुकसानात हैं, इस पर बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एआई के बारे में बात कर लेते हैं कि जहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड में अब एआई के इस दौर में लोग अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान समझ रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम एआई टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करते हैं या इस फील्ड में हम आगे जाके बहुत कुछ सीखते हैं तो ये हमें फ़ायदा दे सकती है। और कुछ लोग इस बारे में बात करते हैं कि एआई के आने के बाद जो है, जो मैन पावर है, क्या उसको फ़र्क पड़ेगा, क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ एजाज भाई मौजूद हैं जो कि एआई एक्सपर्ट है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि एआई जो है वो कितनी बेनिफिशियल है आज के दौर में, क्योंकि इंट्रोड्यूस हुई है और हर कोई जो है दे आर बिहाइंड ऑफ एआई कि भाई हमके एआई सीखनी है, हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता करना है, ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इससे हम क्या क्या चीज़ें अपनी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हम जो कुछ इमेजिन करते हैं वो हम जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, मगर कहाँ। तो ये पूछते हैं एजाज भाई से, ये बताएं कितना फ़ायदा है एआई का? एक्चुअली एआई का बहुत फ़ायदा है। हाँ। और वक्त की ज़रूरत भी है। सही। और जिस तरह कहा जाता है कि एआई जॉब रिप्लेस कर रहा है, ऐसा नहीं है। एआई बेसिकली आपको अपग्रेड कर रहा है। अच्छा। आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। सही। बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ काम कर सकते हैं। ठीक। और जैसे एक इंसान एआई के साथ 10 लोगों का काम कर सकता है। अच्छा। बेसिकली ये सुपर टूल है। सुपर टूल है। सुपर टूल है ये, और ये बहुत सारी फील्ड्स में यूटिलाइज हो रहा है, इवन बिजनेसेस में, मेडिकल्स में, हाँ। एजुकेशन में, इवन मीडिया में। हाँ। जो इसको कम वक्त में ज़्यादा काम इसे ले सकते हैं। सही। और जो लोग सीखेंगे आगे निकल जाएंगे। हाँ। जो लोग नहीं सीखेंगे अच्छा, तो ये पीछे रह बताएं जाएंगे। कि ये बात की जाती है ना कि जैसे आपने कहा कि ये लोगों की रिप्लेसमेंट के लिए आया है, और लोग इस तरह से समझते हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि भाई एआई जो है अब आ गया है तो अब ये लोगों की शायद ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, सारा काम तो एआई से हो जाएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नहीं, ऐसा नहीं है। एआई बेसिकली आपको रिप्लेस नहीं करता, आपको अपग्रेड करता है। अपग्रेड करता है। सही। तो जैसे मैंने कहा कि जो लोग सीखेंगे वो आगे निकल जाएंगे, जो लोग नहीं सीखेंगे वो पीछे रह अच्छा, जाएंगे। एआई जो है वो सबसे बेस्ट आपको उसका क्या लगता है ऑप्शन कि स्टूडेंट्स को एआई की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीखनी चाहिए, कौन से टूल्स के बारे में पता होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, अगर वो कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नॉलेज के ऊपर अगर वो जानना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे एआई के बेस्ट टूल्स हैं जो कि सीखने चाहिए, डाउनलोड करने चाहिए, सर्च करने चाहिए? बेसिकली डिफरेंट एआई टूल्स हैं। हाँ। जो मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, हाँ। और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए चैट जीपीटी बेस्ट है। चैट जीपीटी, राइट। और अभी उसके साथ जेमिनाई आ गया है गूगल का। जेमिनाई, गूगल, यस। हाँ, जी, बिल्कुल। ये बहुत अभी टॉप ऑफ द लाइन है। टॉप ऑफ द लाइन है, यस। एग्जैक्टली। अच्छा, इस जेमिनाई में और चैट जीपीटी में बेसिक फ़र्क क्या है?
बेसिकली जेमिनाई बेसिकली गूगल का है, तो वो बहुत मोस्ट एडवांस्ड है, हाँ वो ज़्यादा एडवांस्ड। ज़्यादा एडवांस है। हाँ, उसके साथ सही। उन्होंने एक एनिमेशन फीचर्स भी उन्होंने साथ ऐड कर दिया है, अच्छा। गूगल फ्लो जिसे हम कहते हैं, हाँ। जिस पे आप जो भी अगर कोई इमेज आप क्रिएट करें जी। तो उसको ले जाके उस पर एनिमेट भी कर सकते हैं, ओके। इवन लिपसिंग भी कर सकते हैं, अच्छा। पूरी एक कार्टून एनिमेशन अपनी बना सकते हैं। अच्छा, कार्टून एनिमेशन की आपने बात की, तो अभी बीच में हम देख रहे थे कि एनिमेशन के ऊपर थोड़ा सा काम स्लो हो गया था। अभी जो पिछले अगर हम कुछ टाइम से देखें, अभी वापस एनिमेशन पे बहुत काम हो रहा है और लोग इस पे इतना काम कर रहे हैं कि वो जो भी अगर कोई पर्सनैलिटी, कोई टॉपिक या कोई भी चीज़ अगर उनके जहन में होती है तो वो उसके थ्रू लोगों को, बच्चों को एजुकेट करने के लिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और एनिमेशन करते हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि ये साइड कितनी जो है वो मुफीद है लोगों के लिए, या ये कितनी स्ट्रॉन्ग साइड है जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं? जी बेसिकली बहुत अच्छा बेसिकली एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो वो विजुलाइज कुछ करते हैं, क्रिएटिव करना कुछ चाहते क्रिएटिव करना चाहते हाँ। हैं, जो वो विजुलाइज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसको करेंगे कैसे, क्योंकि एक बड़ा लेंदी प्रोसेस होता था पहले एक एनिमेशन करने के लिए, हाँ। कि किसी करैक्टर को बनाना है, उसको मॉडल करना है, फिर उसको रेक करना है, फिर उसको एनिमेट करना है, हाँ। फिर उसकी लाइटिंग करनी है, फिर रेंडरिंग करनी है, तो मतलब 12-15 लोगों की टीम रिक्वायर्ड होती थी एक शॉर्ट 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड के एनिमेशन के लिए। सही। अब एक बंदा वो 15 लोगों का काम कर सकता है, कर सकता है। कर सकता सही, है हाँ। और उसके लिए उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसको आनी चाहिए प्रॉम्प्ट कि इंजीनियरिंग। सही प्रॉम्प्ट उसने देना है, हाँ। और उसका रिजल्ट आउटपुट उसके पास आ जाता है, तो वो सही। एक्साइट हो जाता है कि मैंने इमेज जनरेट कर लिया है, हाँ। एक एनिमेशन जनरेट कर लिया एनिमेशन है, जनरेट उसको कर लिया। मूव करा लिया है, हाँ। वो रन कर रहा है, वो डांस कर रहा है, सही। तो वो बहुत उसको एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सही। उसको बच्चों के लर्निंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सही। तो मल्टीपल यूजेस हैं इसके। उसके मल्टीपल यूज़ हैं। आप जो सोचते हैं, अगर आप कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने जहन में बनाए हुए कैरेक्टर को अगर आप जो है वो एनिमेशन की सूरत में देखना चाहते हैं, तो वो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आपको ये एनिमेशन जो है इसके टूल्स और इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, हमने जेमिनी के बारे में बात की, दैट सुपर टूल, फिर हमने बात की चैट जीपीटी के बारे में। इसके और क्या क्या टूल्स हैं एआई के, और कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें बेसिकली डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर वो टोटल एनिमेशन करना चाहते हैं तो उसके अलावा एक रनवे एमएल है, अच्छा, उस पर एनिमेशन कर सकते हैं। हाँ। गूगल फ्लो है, हाँ, गूगल फ्लो। VO3 जिसे हम कहते हैं, हाँ। उस पर बहुत अच्छी एनिमेशन होती है, वो अभी सही। टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है। सही। हेलियो है, हेलियो है। हाइड्रा है, हाँ। तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सही। जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करे, जिस आपकी तरह का आप लुक requirement चाह रहे हैं, जिस हाँ। तरह की एनिमेशन, कैमरा एंगल्स आप चाह रहे हैं, सही। जिस तरह के करेक्टर में फीचर्स चाह रहे हैं आप, तो वो जो प्लेटफॉर्म आपको बेहतर आउटपुट देता है वो आप यूज़ करते हैं। वो यूज़ करते हैं। अच्छा एजाज भाई, घर में बैठे हुए लोग, यानी घर में बैठी हुई ख़वातीन स्पेशली, या बच्चे, या जो भी इस वक्त घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो चैट जीपीटी से, एआई से, जेमिनी से, या हेलियो से, या बाकी ये जितने भी गूगल के जो एडवांस प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे क्या सीखें और कहाँ से शुरू करें? यानी अब सोचें ना कि एक खातून है या एक लड़की है, बच्ची है, लड़का है, जो भी है, वो घर में ज़्यादा है, मौजूद है, अब उसको थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव सीखना है, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए एआई से रिलेटेड? देखें, स्टार्ट अगर सिंपली वो चाहते हैं कि जैसे कस्टमाइज लर्निंग भी आप कर सकते हाँ, हैं इसके बिल्कुल, थ्रू। हाँ, बिल्कुल, हाँ। जैसे अगर कोई बच्चा है वो बहुत फास्ट लर्नर है, हाँ। तो आप एआई से कस्टमाइज कोर्स डिज़ाइन करवा सकते हैं कि ये बेबी जो है फास्ट लर्नर है, तो इसके क्या तरीक़ेकार होना चाहिए पढ़ने का या पढ़ाने का, हाँ। तो आपको पूरा एक सिलेबस और एक डिज़ाइन आप कस्टमाइज करके, इसी तरह हर तरीके से उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन वो आपसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है। अगर आप कोई उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको आंसर करता है, कहीं आप फंस जाते हैं तो वो आपको नीचे सॉल्यूशंस देता है कि दिस ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर यू। सही। तो मतलब वो आपको खुद सिखा रहा है, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो टूल्स आपको खुद सिखा रहे हैं। तो ये इसकी एक समझें कि बेस्ट चीज़ है कि इसको कोई ट्यूटोरियल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सही, कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर आपको खुद सिखा रहा है। सॉफ्टवेयर आपको खुद सिखा रहा है, सही। अच्छा, ख़वातीन के लिए ज़्यादातर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वो ज़्यादा यूज़ करती हैं एआई से रिलेटेड, या पसंद करती हैं? क्योंकि देखिए, ख़वातीन जो है सिर्फ खाने ही नहीं, रेसिपीज़ ही नहीं, उनकी ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब क्या होती है कि वर्किंग वुमेन्स हैं, अब किसी को बिज़नेस करना है,
किसी को अपना जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक लेनी है किसी ने पार्लर खोलना है, या किसी ने ये सीखना है कि फेशियल कि किस तरह होगा, उसकी टेक्निक क्या है, या बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्ट्स होते हैं कि किसी प्रोसीजर के बारे में उसने जानना है। तो ख़वातीन के लिए कौन सा जो है वो टूल वो बेस्ट हो सकता है कि वो अपनी ग्रूमिंग घर में ख़ुद कर सकें? उनको पता हो कि जी अगर मैंने अपने बाल जो है वो कर्ली करने हैं तो उसके लिए मुझे कौन सा जो है कर्लर लेना है, कौन सा स्ट्रेटनर लेना है, कौन सी प्रोडक्ट मुझे सूट करेगी, कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ मिल जाएंगी, ये कौन से टूल्स होते हैं ख़वातीन के लिए? देखें, ये एक तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी और एक जेमिनाई है। सही। अब मोस्टली होता ये है कि हम जो फ्री वर्जन जो सबके लिए होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी अमाउंट के साथ अगर हम सब्सक्रिप्शन उसकी ले लेना, हाँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस वो हमें खोल देता है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन उसने हाइड की हुई होती हैं, जो आपको नहीं दे रहा होता वर्ल्ड वाइड या अकॉर्डिंग आपके नहीं दे रहा होता, तो वो चीज़ें फिर आपको इन डीप आपको आपके अकॉर्डिंगली बता देता है। सही। तो आप अगर उसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लें तो वो फिर आपके लिए मजीद ऑप्शंस जो हैं वो ऑन कर देता है। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपने एक अपने कोई हेयर के बारे में पूछा है, या आपने अपने फेस लिफ्ट के बारे में पूछा है, आपने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में पूछा है, या आपने ये पूछा है कि कौन सी ड्रेस के ऊपर मैं कौन सा आई शेड लगा सकती हूँ और आपको सही आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको जो उसके टूल्स हैं या एआई है उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। जब आप वो सब्सक्रिप्शन करवाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि वो आपको एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन के साथ बताता है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इससे आपको दो फ़ायदे ये होंगे कि जो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन सर्च कर रही होती है कि एक्सटेंशन कहाँ से लें, अच्छा कलर कहाँ से लें, आई शेड किट जो है वो कहाँ से लें, आजकल कौन से कलर्स इन हैं, आजकल कौन से कलर्स में जो है वो आप डिज़ाइन बना के उसके साथ में प्ले कर सकते हैं, किस ड्रेस पे कौन सा हेयर डू अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें आप एआई से पता कर सकते हैं। मगर जब पहले आप इसको सीखें, पढ़ें, जानें, और अगर आप में इसमें डीप डाउन जाना चाहते हैं तो आप फिर इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बाई कर लें। अच्छा, ये ख़वातीन की बात हो गई। ये जो यूथ है हमारी, जो नौजवान हैं, ये अगर बिज़नेस करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि जी इंटर के बाद मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, स्टडी प्लान किस तरह से मैनेज करना है, आगे कौन सी कंट्री में क्या मिल सकता है मुझे वीज़ा से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इनके लिए एआई का कौन सा टूल बेनिफिशियल रहता है और ये क्या कर सकते हैं? एक पहले आपके पहली वाली बात में एक चीज़ ऐड कर दूं, जैसे आप कह रही थी कि ख़वातीन एज अ अपना लुक देखना चाहते हैं, तो वो सिंपल एक अपना इमेज उसके अंदर अपलोड कर दें और जो वो चाह रहे हैं उस पर अप्लाई कर दें। तो एग्जैक्ट वो उस पर अप्लाई होके आप ही की पिक्चर पे आपको उसका आउटपुट फाइनल दिखा देगा कि आप अगर उस करते हैं तो आपका लुक इस तरीके से होगा, अगर आप ये ड्रेस ट्राई करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा। तो ये दैट्स रियली ग्रेट। मतलब आपको किसी ब्यूटी पार्लर जाके और प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी ब्यूटी पार्लर जाके आपको जो है ये ट्रायल भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर कोई चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कोई हैवी आपने एक्सटेंशन लगानी है, लैशेस लगाने हैं, ब्लश लगाना है, आई शेड लगाना है, तो आपको पहले जाके ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एआई पे आप अपनी पिक्चर डालेंगे, ऐसे ही एजाज भाई, फिर उसके बाद आपने जो जो चीज़ें अप्लाई करनी है, लाइनर लगाना है, लैशेस लगानी है एंड ऑल दैट, जो भी आपने लगाना है, आप चाहते हैं वो आप उसको बताएं तो वो आपको बताएगा कि आपका फाइनल लुक ऐसा लगेगा। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। एग्जैक्टली ये एक बहुत ख़वातीन के लिए ना ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो ये सोच रही होती है हम ये ख़रीद लेंगे, ये आई शेड हम पे कैसा लगेगा, ये लाइनर हम पे ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, एक्सटेंशन हमने ले ली हैं ठीक लगेंगी या नहीं लगेंगी। तो अब एआई ने आपकी प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व कर दिया एंड दैट्स रियली ग्रेट। बस आपको ये सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है और वक्त के साथ चलते रहिए ताकि आप भी कामयाबी की जानिब गामज़न हो। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आप हमारे शो पर आए और इतनी मुफीद बातें आपने हमारे साथ में शेयर की। चलिए जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको दीगर मज़ीद अच्छी पर्सनैलिटीज़ से। हेडलाइंस ब्रेक लेते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज हम बात करते हैं, दुनिया भर में इंटरनेशनल वेटेरियन डे, मेडिसिन डे जो है वो मनाया जा रहा है, इसकी अहमियत पर बात की जा रही है। कई लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। 2 या 3 दिन पहले से ऑलमोस्ट लोगों ने इस हवाले से बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, बहुत सारी ऐसी जगहों पर कुछ तकरीबात भी होती हैं जहाँ पर लोग जमा होते हैं और आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात करते हैं। पहले तो ये कि एनिमल हेल्थ
भी बड़ी ज़रूरी होती है, और दूसरा ये कि जो मेडिसिन डे के हवाले से इसको मंसूब किया गया है उसमें जो लोग लापरवाही करते हैं कि एक तो ख़ुद अपने पैट्स की हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, और फिर दूसरा जो अगर लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पैट्स की हेल्थ का ख्याल नहीं करते, उनको वैक्सीन नहीं लगवाते, उससे वो ख़ुद भी इफ़ेक्ट होते हैं। और रेबीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फिर सुनने को मिलता है कि लोगों के अंदर ये कंप्लेन है। आज के दिन की क्या अहमियत है, किस तरह से आज के दिन पर बात होनी चाहिए, और एनिमल हेल्थ क्या है, किस तरह से जानवरों की यानी पेट्स की टेक केयर करनी चाहिए, और लोगों को उनसे ख़ुद भी उनके साथ रहते हुए अपने आप को बचाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वेटरनरी डॉक्टर अहमद अली साहब मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी सर, ये बताएं कि आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जिनके पास पेट्स हैं और जो पेट्स रखना चाहते हैं। बेसिकली अगर पेट्स जो रख रहे हैं ना, उनमें डिपेंड है, पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं उनके बच्चे हाँ मोस्टली बच्चे प्रेशराइज करते हैं कि हमारे नेबर्स में इन्होंने ये पेट रखा हुआ है। हाँ। ठीक, देखा देखी में वो कंपेयर भी करते हैं कि हम अगर उन्होंने ये ब्रीड रखी हुई है तो हम ये रखेंगे, तो प्रेशराइज करके, हालांकि पेरेंट्स का इंटरेस्ट इतना नहीं होता, वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, बट ये होता है कि फिर बच्चों की प्रेशराइज की वजह से फिर वो रख लेते हैं। बट जो है कि कट ऑफ नहीं होना पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे तो वो केयर नहीं कर पाएंगे। बच्चों को भी गाइड आपने पेट्स के हवाले से पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा कि किस तरह रखना चाहिए। सही। और अगर आप फर्स्ट टाइम रख रहे हैं तो पहले आप किटन रख रहे हैं, कैट्स रख रहे हैं या डॉग्स, और किस पर्पस के लिए रखें, किस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है। जो लोग किटन रखते हैं, वो जब कैट्स रखते हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं उनकी, वो उस हवाले से बताएं कि कैसे केयर करनी चाहिए, और अगर कोई पहली दफ़ा पेट रख रहा है तो कौन सा पेट उसको रखना चाहिए जो पहले उसको थोड़ा सा यूज टू हो जाए, उसे पता चले कि जी किस तरह केयर होती है। सबसे पहले अगर आप कैट्स रख रहे हैं ना, तो आप नियर बाय जो आप क्लिनिक हो, कोई वेटरनरी जो भी डॉक्टर हो, आप उससे कंसल्ट कर लें। ठीक है, वहाँ पे जाके उसकी प्रॉपर हम तो वैसे रिकमेंड यही करते हैं कि आप किटन से आप अडॉप्ट करें किटन्स को। ठीक है, वो ये है कि यूज टू भी हो जाते हैं और ट्रेन भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने ट्रेन करना है। अडल्ट लेंगे तो उतनी आपके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, किटन्स ले रहे हैं तो फर्स्टली आप वेटरनरी क्लिनिक आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करा लें। कुछ ये होता है कि आप कहते हैं कि हम तो इंडोर रखते हैं, फिर वैक्सीनेशन कराने की क्या होता है। अब वैक्सीनेशन दो कैटेगराइज होते हैं, एक किटन की अपनी सेफ्टी के लिए, उनके वायरल डिजीज़ होती हैं उनके लिए, दूसरी होती है हमारे लिए, इंसानों के लिए। आप जो रख रहे हैं तो आपके लिए भी। तो आपको अगर पहले आपने रेबीज़ वैक्सीन करानी है, मतलब 2 मंथ्स प्लस आपने रेबीज़ तो नेसेसरी करवानी है। ठीक है, वो आपकी सेफ्टी है। सही। इन केस अगर कैट अडल्ट होती हैं, वो हीट पे आती हैं, बाहर भी जाती हैं, दूसरी वाइल्ड कैट्स या स्ट्रे कैट्स, उनको फाइटिंग भी होती है, उससे चांसेस होते हैं कि रेबीज़ स्प्रेड हो सकता है, उसको हो सकता है। और इसलिए रेबीज़ वैक्सीन एनुअली रिपीट कराना नेसेसरी है। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए भी। अच्छा, एनुअली करवाना चाहिए। जी, एनुअली होता है, और कैट की सेफ्टी के लिए इस तरह ही रेबीज़ कंट्रोल हो सकती है। इस तरह से ये कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि जी हमने तो घर से बहुत दूर जो है वो पेट्स रखे हुए हैं, या फिर हमारे तो घर से या लॉन में है या काफ़ी दूर एरिया में है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि वैक्सीन करवाएं, या हमें क्या ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करें। हम तो उनको वहीं पर जो उनका खाना पीना होता है वहीं दे देते हैं, हमने उनका एक वहीं पर ही सारा कुछ बनाया हुआ है, मगर फिर जब वो आते हैं और फिर वॉक के टाइम पे वो लेके जाते हैं अपने पेट्स को एंड ऑल दैट, न सिर्फ वो पेट्स उनके लिए नुकसानदेह होते हैं, बल्कि वो जो साथ उनके चल रहे हैं जो बाकी पेट्स हैं उनको भी फिर वो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है, और एक इन्वायरमेंट जो है ना उसके लिए भी वो ठीक नहीं होता। तो पेट्स रखना इतना आसान नहीं है जैसे लोग ये सोचते हैं कि जी कोई बिल्ली हमने पाल ली, हमने बिल्ली रख ली। नहीं, आपको उसका प्रॉपर खाने पीने का टाइम, आपको पूरा उसका एक वैक्सीन, फिर आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है कि भाई वो किस कंडीशन में है। कुछ कैट्स इस तरह से होती हैं कि वो घरों में बीमार पड़ जाती हैं, एक तरफ बैठी हुई होती हैं, वो हिल नहीं रही होती हैं, या वो एक साइड पे आप देखेंगे उनको एक कोने पे वो बैठी रहती हैं। तो जो ऑनर है, जिसने पेट रखा हुआ है, वो किन साइन और सिम्टम से अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरे पेट में ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये मैं इसको इस तरह से ठीक कर सकता हूँ या डील आउट कर सकता हूँ, नहीं, या फिर अब तो लेके ही जाना पड़ेगा इसको डॉक्टर के पास।
असल में ये है कि कैट्स एक तो किटन्स रखते हैं ना, तो वो उस टाइम वो ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, और जिस तरह बच्चे इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, किटन्स भी होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, और इंटरेस्ट उनका उस टाइम होता है। अडल्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो ज़्यादा सोते हैं ये वो, तो फिर उनका जो ओनर्स होते हैं उनका इंटेंशन ज़्यादा हट जाता है, और वो रिलाई करते हैं अपने हाउस होल्ड जो है, मतलब काम करने वाले, उन पे कि आप इनकी केयर करें, आप इनको फीड कराएं। मोस्टली डॉग्स में हम जो देखते हैं ना कि अगर आपने डॉग रख लिया, ठीक है, अब किसी कोई पर्पस के थ्रू कोई वो जिन्होंने रखा वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, आउट ऑफ सिटी चले गए, वो अपने हाउस होल्ड जो है मुलाजिम उसके रिलाई करते हैं, वो फिर वो इतनी केयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी तो इंटरेस्ट उनका नहीं है ना, उनका तो पेट नहीं है। तो वो ये कि अगर आप उन पे गुस्सा दिखाते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर वो जो आपके मुलाजिम हैं वो अपने आपके डॉग पे गुस्सा दिखाते हैं, वो निकालते हैं। सही। रीज़न ये होता है कि वो ये कहते हैं कि हमारी इनकम जो है, सैलरी कम है, इसका जो है खर्चा ज़्यादा है। इसका खर्चा ज़्यादा है, ये भी होता है। एक ये भी रीज़न होता है। और फिर जो डॉग आप लेते हैं या आप जो पेट रखते हैं, उसका ख्याल अगर आप खुद नहीं रखते तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जो डॉग आपसे मानूस होता है या उसको ये पता होता है कि ये जो मेरा ऑनर है ये मेरे साथ जो है इस टाइम पर प्लेफुल था, अब ये इसका मूड ठीक नहीं है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये ठीक है किस हद तक डॉक्टर साहब के जो आपके पेट्स होते हैं वो आप ही की तवज्जो मांगते हैं? अगर आप उनको 2 दिन 4 दिन किसी के कहते हैं कि आप इनको खाना दे दें, आप इनका ख्याल रख लें, या आप इनको जो है वो बाहर वॉक पे ले जाएं, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है? जी, फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक टाइम इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, फीड भी आप करा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ दिन के डॉग को या कैट को आप फीड कराएंगे तो वो आपका कंपेनियन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ दिन उसको निगलेक्ट करेंगे तो वो स्ट्रेस लेगा, खाना कम करेगा, थोड़ा स्ट्रेस लेगा, डल लेजी होगा। ये वाइल्ड किस टाइम पर हो जाते हैं? जो देखते हैं ना कि वाइल्ड हो गए, बहुत भाई पुराना कोई पला हुआ डॉग था या कैट थी या मतलब इस तरह से था, वो वाइल्ड हो गई, उसने अपने ही ऑनर को जो है वो अटैक कर दिया एंड ऑल दैट, ये किस तरह पॉसिबल हो जाता है फिर? ये है कि अब आपने ब्रीड कौन सी रखी हुई है। अच्छा। गार्ड ब्रीड जो होती हैं वो एग्रेसिव, मोस्टली वो एग्रेसिव होती है, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, अच्छा, रोटवाइलर हो गया, ठीक है। ये जो ब्रीड है ये गार्ड ब्रीड कहलाती हैं और ये एग्रेसिव हो सकती हैं। अब ये कि अगर आपने बचपन से पपी रखा हुआ है ना, तो आपने प्रॉपर उसको टाइम दिया हुआ, ट्रेन किया हुआ है, तो वो ट्रेन होगा। वो आप उसको उस तरह ही ट्रेन करेंगे कि किस पे भौंकना है, किस पे बार्किंग करनी है, किस पे नहीं करनी। अच्छा। ओनर पे भी इन केस होते हैं कि अगर कोई इंजरी हो, ज़ख़म हो, पेन में हो, और वो उसका ट्रीटमेंट के टाइम वो थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते हैं, अदरवाइज़ तो ओनर पे एग्रेशन नहीं दिखाते, क्योंकि वो पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो उस टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखाएं। दूसरा ये कि रेबीज़ का मेन चीज़ ये है कि आपने रेबीज़ वैक्सीन नहीं कराई तो अब कभी भी अगर, क्योंकि इंक्यूबेशन जो रेबीज़ का होता है 90 डेज़ प्लस होता है, मतलब इस टाइम में कभी भी उसके सिम्पटम शो हो जाते हैं। अगर किसी बाहर किसी डॉग के साथ फाइटिंग हुई तो 90 डेज़ बाद भी, 90 डेज़ में 3 मंथ बाद भी रेबीज़ के सिम्टम शो हो सकते हैं। रेबीज़ के सिम्टम शो हो अगर आप देख रहे हैं कि थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, या इसको रूटीन से हटकर हो रहा है, या हाइड्रोफोबिक हो रहा है, लाइट से फोबिक हो रहा है, तो आप फिर थोड़ा रियलाइज़ कर लें कि रेबीज़ के सिम्टम्स हैं इसमें। रेबीज़ के सिम्टम्स, अब रेबीज़ में कैट्स में भी हो सकता है, जो अब बाहर जा रही हैं या दूसरे स्ट्रे कैट्स के, स्ट्रे डॉग्स, वाइल्ड एनिमल के साथ इंटरेक्शन है, तो रेबीज़ के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो ये आपके लिए जो है हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमने बिल्ली पाली थी तो हमने फ़ील किया कि हमें जो है वो कुछ सांस की शिकायत हुई या इस तरह से हुआ, दमे की शिकायत हुई, तो इसका इससे क्या ताल्लुक है? आई डोंट थिंक सो कि इसका इससे कोई ताल्लुक है, मगर लोग ऐसा कहते हैं। ज़ूनोटिक डिजीज़ जो एनिमल्स से आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है, उसमें तो रेबीज़ आ जाता है। सही बाकी अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, ओवर एज है, उसका पेट है, तो उसको हो सकता है सांस का थोड़ा बहुत। ऑलरेडी जो लोग जिनको आप कह रहे हैं कि एज़मा हो, वो उनको प्रॉब्लम, उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए, एलर्जी हो सकते हैं। बाकी अदरवाइज तो सच कोई भी अस्थमा या मतलब सांस का मसला ये नहीं होता। हमारा तो सारा दिन इन कैट्स डॉग्स में सब गुजरता है। पता नहीं लोगों ने ये मिथ्स क्यों बनाई हुई थी कि ये प्रॉब्लम हो जाती है या वो प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो फिर आपके घर में अगर जो डस्ट है उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो जाहिर सी बात है कि जो एज़मा के पेशेंट हैं उनको तो डस्ट से भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर के किसी पोल्यूशन से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वो जब बाहर आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये बताएं कि एक
कहना चाहिए कि मेडिकेटेड वैक्सीनेटेड डॉग और एक ऐसा पेट जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, शायद उसमें कोई पागलपन के भी सिम्टम्स हों और वो किसी को जाके जो है वो काट लेता है, तो उससे क्या क्या नुकसान होता है और लोगों को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? असल में कोई डॉग या कैट बाइट कर लेता है वैक्सीनेटेड और विदाउट वैक्सीनेटेड, मैंने दोनों का ही पूछा। अच्छा, अगर आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है कि इसका वैक्सीनेटेड है या नहीं है, वो बाइट कर लेता है तो आपने फ़ौरन जो है जहाँ बाइट किया है वहाँ पे एंटीसेप्टिक एंटी डिटर्जेंट किसी सोप के साथ 10 से 15 मिनट आपने वॉश करना है कि उसकी सलाइवा जो जर्म्स हैं वो निकल जाएं। अच्छा, उसके बाद फ़ौरन आप नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है वहाँ आप कंसल्ट कर लें, वहाँ से एंटी टेटनस और रेबीज़ जो कोर्स होता है वो करवा लें। अच्छा। ठीक है, अगर वैक्सीनेटेड बाइट कर लेता है या किसी कंडीशन में वो थोड़ा बहुत बाइट कर लेता है तो उसमें भी एहतियातन आप उस टाइम यही प्रोटोकॉल फॉलो करें। सेम प्रोटोकॉल, जो दोनों सूरतों में सेम प्रोटोकॉल फॉलो रिस्क तो नहीं लेनी ना, रेबीज डेडली वायरस है। हाँ। तो उसमें रिस्क नहीं लेना। हालांकि अलग आपका पेट है, अगर इनकेस बाइट कर लेता है तो घबराने वाली बात नहीं है, बट ये कि प्रोटोकॉल आप ये फॉलो कर लें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगी कि एक डॉग है जो वैक्सीनेटेड है, जो मैंने भी आपसे पूछा, एक जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ है, पागलपन की तरफ है, वो किसी को काट लेता है, तो ज़रा सा थोड़ा सा दोबारा इसको डिफाइन करते हैं कि उसके क्या सिम्टम आ जाते हैं बंदे के अंदर, इंसान भी वैसे कुछ करने लग जाता है? अगर रेबिड डॉग है ना जिसमें रेबीज़ के सिम्टम्स हैं, हाँ, ठीक है, तो वो अगर किसी इंसान को बाइट कर लेता तो उसमें भी ये 90 डेज़ ये ड्यूरेशन है, इसमें वो सिम्टम उसमें आ सकते हैं, उसमें एग्रेशन आएगा। हाँ, ठीक है, और वो उसी की तरह से रिएक्ट करने लग जाते हैं, वो उसी की तरह उनकी हालत हो जाती है, रोलिंग होगी। हाँ, उस तरह ही पागल मतलब बिहेव करेगा, अनकंट्रोल बिहेव करेगा, पानी से डरेगा, लाइट से डरेगा। ये सिम्टम इनिशियली बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं कि ये रेबीज है। फिर तो रेबीज टेस्ट होती है, उससे कंफर्म होता है कि रेबीज है। रेबीज को कितने दिनों में कंट्रोल किया जा सकता है? क्यूरेबल है? क्यूरेबल असल में ये एक अगर आ गया डेडली वायरस है तो रिकवरी तो बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, डेडली वायरस है। हाँ। बाकी इन केस अगर आपको बाइट कर ले तो एहतियातन आप ये प्रोटोकॉल फॉलो कर ले वैक्सीनेशन का। हाँ। बाकी अगर रेबीज इनके सिम्टम आ गए हैं तो उसमें फिर 90 प्लस कोई नहीं, ये कहते हैं ना कि अगर आपको डॉग बाइट हुआ है तो आप फ़ौरन से जाके जब वैक्सीन करवाएंगे तो वो अगर उसके जो भी जर्म्स होते हैं या जो भी उसका इफेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाता है उसका। तो अगर कोई डॉग बाइट ऐसी है जो कि बाकी बहुत डेडली है या जो डॉग है वो इनसेन है यानी पागल है, तो फिर क्या होता है लोगों के साथ? वो किस तरह से फिर वो तो ज़ाहिर है फ़ौरन जाएंगे ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन वो किस तरह से बचेंगे फिर? अब ये तो बेबस है, इंसान तो बेबस है ना, उसको क्या पता है, उसको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है तो क्या करे फिर फ़ौरन? अगर टाइमली अगर बाइट कर लिया, टाइमली आप वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स होते हैं ना इसके कि 12 घंटे के अंदर आपने प्रोटोकॉल फॉलो करना है, 14 आवर्स के अगर नियर बाय जल्दी आप वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर करवा लेते हैं तो फिर क्यूरेबल है वो। फिर क्यूरेबल है जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर रेबीज़ के साइन एंड सिम्टम वाला जो डॉग है या फिर जो जिसको कहना चाहिए कि अगर कोई डॉग जो है पागल कुत्ते ने आपको काटा है और अगर आप जाके टाइमली जो है वो वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वो क्यूरेबल है, वो ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है, सही, यानी कि वो उसको साइड इफेक्ट्स को रोक देते हैं। रेबीज के सिम्टम्स नहीं आए ना, अगर सिम्टम्स आ गए तो फिर तो क्वारंटाइन आपको करेंगे, फिर आप पर ट्रीटमेंट चलेगी। फिर भी उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि क्योंकि डेडली वायरस है तो सर्वाइवल के चांसेस होंगे नहीं होंगे। इसमें भी 3 स्टेज होती है। ये कि इनिशियली क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद क्या सिम्टम होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। थर्ड स्टेज में डाइड हो जाता है। अच्छा, किसी को फौरन से डॉग बाइट के बाद ही सिम्टम आ सकता है? नहीं, फ़ौरन तो नहीं, फौरन नहीं आता। कितना टाइम लगता है? 90 डेज का ड्यूरेशन है। 90 डेज का ड्यूरेशन है। इंजेक्शन कब तक लगानी होती है? इंजेक्शन तो 1 महीने का प्रोटोकॉल है। अच्छा जी, पहले डोज लगाएंगे, फिर 3 डे ये तो हॉस्पिटल से लगवाएंगे। फौरी तौर पर पहला इंजेक्शन के क्या टाइमिंग्स होते हैं? जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल आप वैक्सीनेशन करवा लें। 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से फौरन से जितना आपको जितनी नियर बाय क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल है आप जल्दी जाएं। जैसे ही बाइट करें तो आप 10 से 15 मिनट आप उसको एंटी डिटर्जेंट से सोप से साफ़ करें। उसके बाद वो आप कोई वो जो होती है ना कि हल्दी लगा लें, ये लगा लें, ये चीज़ें तो जस्ट ये ना करें, ये मिथ है सिर्फ। अच्छा, बाकी उसके बाद आप मतलब होम रेमेडीज जो है वो जब ये सीरियस मैटर हो तो ना करें, लेकिन आप जो है वो होम रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मशहूर हैं, करते हैं लोग। बट ये कि आप पहले एंटी डिटर्जेंट सोप से साफ़ करके फिर फ़ौरन क्लिनिक चले जाए। वैक्सीनेशन का है, पहले तो एंटी टेटनस इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वैक्सीनेशन का कोर्स होता है। सही, जी ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद अली हमारे शो पर आए।
शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें और बहुत मज़े का टॉपिक है जो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम उन लोगों के बारे में जो बहुत कोशिश करते हैं कि भाई हम रोज़ाना अपने आप को क्लीन रखें, नहाएं धोएं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके पास से स्मेल आती है। कुछ लोगों के पाँवों से स्मेल आती है, कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आती है, कुछ लोगों की ओवरऑल बॉडी में कुछ इस तरह की स्वेटिंग होती है कि उनको स्मेल फील होती है। अच्छा, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो कि अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, एक कंप्लेन होती है चाहे विंटर्स हो या फिर समर हो या थ्रू आउट द ईयर, लोग जब सॉक्स पहनते हैं और बहुत देर तक सॉक्स पहनते हैं और उसके बाद जब वो घरों को वापस आते हैं या फिर वो कहीं पर भी अपने सॉक्स उतारते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आ रही होती है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शाह भाई मौजूद हैं, मैम सुकैना मौजूद हैं। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चले जी, मैम सुकैना से स्टार्ट करते हैं। मैम, रीज़न क्या होती है, क्यों लोगों को इतनी स्वेटिंग की शिकायत होती है और बॉडी ऑर्डर? हाँ बिल्कुल, हाँ, बदबू जो आती है वो बेसिकली पेट की खराबी से आती है। अच्छा, आप कितना भी अपर परफ्यूम्स लगा लें, कितना भी ऊपर का इलाज करा लें, ये जो है ना, अगर जब तक आपका पेट सही नहीं, और 95% पाकिस्तान में पेट की बहुत खराबी है। सबसे बड़ी बात, ठोस ठोस के खाया जाता है खाना, हमेशा आधा पेट खाने का। अगर खाना आप आधा, एक ब्लेंडर समझे, पेट को एक ब्लेंडर समझे, ठीक है, मैंने ऊपर तक ब्लेंडर भर दिया और पानी उसमें कुछ रखा नहीं तो वो कितना चलेगा और उछल के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन उसका दूसरा रीज़न है। जब कब्ज़ आपकी बहुत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको कॉलिन की बीमारियां और इससे आपके लिवर तक बात चली जाती है। जहाँ आपका हाजमा खराब होगा, लिवर पहले शोर मचाएगा और लिवर इज़ एनर्जी ऑफ योर बॉडी। मैं आज लेकर आई हूँ और स्क्रीन पे भी लगाएंगे, आखिरी में हम गाइड करते हैं इनको। ये वो फ़की है जो हर किस्म की पेट की बीमारी को ख़त्म करती है। देखिए, ये मेरा बहुत बड़ा फार्मूला जो मैं लीक करी, उसकी रीज़न ये है कि मेरा बेटे ने बोला आपके मरने के बाद मैं नहीं इसको चलाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी प्रोडक्ट होती है आप उसको बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं बना सकते। जब आता है तो बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसमें वो जो चावल के अंदर काले काले जो जुओं जैसे ईड़ लगते हैं, उसको हम हमारी ज़बान में धनेरे बोलते हैं जी। तो वो ईड़ जो है ना, जो भी हर्बल की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा लगती है। बाकी है जून जुलाई और अगस्त में ये चीज़ें नहीं बनाने। क्या करना चाहिए स्वेटिंग के लिए? क्या स्वेटिंग के लिए सबसे पहले तो अपने हाजमे को सही करें। और एक और बिल्कुल सिंपल और स्वीट जो नुस्खा है वो देसी गुलाब है, ठीक है, अच्छे से, वो बिल्कुल सिंपल, यानी आपको मुझे नहीं जाना इन फकियों में, लेकिन मैं घरेलू रूटीनली जैसे चलते फिरते हमने खाए, छोटे बच्चों को खास खिलाए पेट। अच्छा, ये गुलाब का फूल देखने में कितना खूबसूरत है, उसकी पत्तियां भी बड़ी प्यारी होती है, बट जब आप इसको खाएंगे तो अच्छा खासा कड़वा होता है। और कड़वी चीज़ हमेशा पेट की हर बीमारी को, एक बैड बैक्टीरिया होता है, एक सॉफ्ट बैक्टीरिया होता है, जो अच्छे होते हैं। जो बैड बैक्टीरिया है ना, जैसे जिनको कब्ज़ होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा बनते हैं और बॉडी के हर मुंह में से भी बदबू आती है, उनको खुद को भी महसूस हो रही होती है कि मेरे मुंह से एक अजीब सी बात मोज़े में आ रही है, यानी उसके जूतों में आए, और बगैर मोज़े के आप जूता पहनेंगे तो उसमें बदबू कंफर्म आएगी। तो कॉटन के सॉक्स की आदत रखें, नायलॉन के सॉक्स की आदत न रखें। अच्छा। और ये जो देसी गुलाब है उसको अच्छे से धोएं, उसके फूल पत्ते जो सस्ते मिलते हैं और रीज़नेबल भी, और हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हम उसको फ्रिज में ऐसी छन्नी में धो के रख देते हैं। जो भी फ्रिज खुलता है पहले वो 10-12 पत्तियाँ मुंह में चबाने के लिए लेता है, और आप यकीन करें कि कुछ टाइम के अंदर फॉरेन हर्बल कभी भी अटैक नहीं करता, इट गो स्लोली अंटिल अनलेस कोई फॉर्मूला है, ठीक है, ये सिंगल रेमेडी है। तो इसमें क्या, ऐसे ऐसे आपकी बॉडी में से अच्छी गुलाब की खुशबू आएगी नेचुरली, ट्राई कीजिएगा। और अगेन आपको चलते फिरते 5-6 दफ़ा सारे दिन में खाना है, पेट के कीड़े भी मर जाएंगे, यहाँ पोटी में बाहर निकल जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। और पुराने ज़माने का एक टोटका है जो हमारी नानी दादियाँ करती थी, मैं भी दादी हूँ तो मैं भी कभी कभी करवा देती हूँ, करती हूँ। कैस्टर ऑयल होता है ना, एरंडिए का तेल, उसकी एक 20-25 रुपए की छोटी बोतल मिलती है, आई थिंक वो 3 या 4 आउंस की है। सही। तो उसको आपने 2 चाय के हिस्से किए, जो भी चाय आप पीते हो, ठीक है, नहीं पीते हो तो गर्म दूध में भी पी सकते हैं। 2 हिस्से किए, एक में वो बोतल डाल दी, उसको पिया,
हाँ। और ऊपर से वो फिर मुंह साफ करने के लिए, चिकनाई को ख़त्म करने के लिए सादी चाय पी ली, और उसके ऊपर सौंफ आपने खा ली, यकीन करें कि आपके पूरे नेचुरल लैक्टोज बन जाएंगे। जब आपके लैक्टोज बन जाते तो ऑटोमेटिकली सारी बदबू आपके जिस्म से निकल जाएगी। ठीक है, चलें कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? सुबह कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कहाँ से बात? बस बड़े अफसोस की बात है, देखिए तमाम होस्ट मुझे फौरन पहचानते नहीं है। अच्छा, या। सिर्फ सबा नहीं पहचानती, यकीन करें साथ के चैनल मुझे जानते हैं, सारे चैनल आवाज से पहचानते हैं, लेकिन सबा आज तक ये पता नहीं। खैर एनीवे, सबा सब आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो, डॉक्टर सुकैना को बहुत सलाम हो, क्योंकि वजह ये है कि मुझे ये पसंद इसलिए कि ये बड़ी साफ बात करती है, चाहे नाराज हो कोई या वो हो, इनकी बात में वजन होता है और बड़े प्रैक्टिकल बात करती है। जी जी। अच्छा, एक और सबा मैं बात टॉपिक पे आने से पहले प्लीज काइंडली मैं आपके, क्योंकि आपका चैनल जो है कराची की मसाइल को हल करता है, तो मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इस शहर के कराची के ना, कल मैंने कुछ सर्वे किया है, 60-70% सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, ठीक है। और ये इतना बड़ा इशू है कि जाहिर बात है जब आप ई चलान वगैरह कर रहे हैं तो जब सिग्नल ही काम नहीं करते तो फॉलो कैसे करेंगे? यानी आप देखें कि अगर आप इधर गुरु मंदिर पे या तारिक होके मोस्टली सिग्नल नहीं काम कर रहे, सोल्जर बाजार का भी नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेगा अपने जरा, जो आपके रिपोर्टर्स हैं इन पे सर्वे करवा लें इस पर प्लीज, ये मेरी आपकी दरखास्त है। अच्छा, मैं जल्दी से सवाल पूछ लेता हूँ। एक तो मुझे हकीम साहब से पूछना है कि क्योंकि कल मैंने वो बड़ा फ्रेश किस्म का वो जो है ना मैं मंगाया, मैंने ये गुलकंद जो आमतौर पर नहीं मिलता, जैसे इन्होंने गुलाब की पत्तियां जो जिससे बनता है। हाँ। अच्छा, इसके एक तो फवाइद क्या है और इसको यूज कैसे करना चाहिए, मुझे ये सवाल है। और डॉक्टर सुकैना से मेरा सवाल ये कि देखिए डॉक्टर मुझे ये बताएं कि हमारे जो पैरों की बदबू होती है बहुत ज्यादा होती है, हम जब यानी जो अक्सर लोग नमाज पढ़ने हम कहीं जा रहे होते हैं तो उसके अंदर मोज़ों में स्मेल आ रही है, तो फ्रीक्वेंटली हम जब घर से कहीं से आए किस तरह हम अपने पैर साफ करें, कितना जरूरी है अपने पैर को साफ करना? ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। या पूछ रहे हैं कितना जरूरी है अपने पैरों को साफ करना? देखिए पैरों को तो हम तो मुसलमान है, तो हमें 5 दफ़ा तो वज़ू पाँव का भी होता है ना, उसके बगैर तो इनकम्प्लीट नमाज होती है, तो हम बहुत लकी है। लेकिन जैसे ना वज़ू करके बहुत सारे लोग रेगुलर से जूते पहने होते हैं, वो वेट पाँव उसमें जूतों में डाल देते हैं, तो उस आदत को उनको सही करना होगा। जैसे हम उम्रा हज पे या कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी मैंने ये बहुत देखा है कि गीला पाँव होता है, उसके अंदर सॉक्स पहन लिया, फौरन मोजा पहन लिया, और बगैर गीले पाँव में मोजे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो आपकी बैक्टीरिया बनता है। अच्छा। और बैक्टीरिया बनेगा तो बैक्टीरिया आपको ऑटोमेटिकली बैड स्मेल करेगा। हाँ। तो जो बोरिक पाउडर होता है या टेल्कम पाउडर भी बोरिक पाउडर का एक हिस्सा है, तो वो भी अपने जूतों में रात को डाल के रखें। सही। पाँव हम जो मुसलमान है वो तो 5-6 दफ़ा धो लेते हैं, जो हमारी नमाजों की वजह से हमारा गुड लक है। लेकिन जो नहीं धोते उनको पाँव एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा धोना मस्ट है। सही, धोना मस्ट है। जैसे आप वॉशरूम में गए तो आप अच्छे से पाँव भी धो लिए, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप कितना भी पाँव बचाओ तो उसमें फ़र्क पड़ता है। आखिरी में एक पोटली बांधना सिखाऊंगी पाँव के अंदर। उसको आजकल तो डिटॉक्सिफिकेशन के साशे मिल जाते हैं जो कि रीजनेबल भी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, वो ले लेते हैं तो वेल एंड गुड। वो चाइनीज़ हर्ब्स है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी हर्ब्स भी उन टॉक्सिक को आउट करते हैं। तो अगर उनको वो समझ नहीं आती तो मैं एक पोटली बनाना सिखा देती हूँ आपको। जैसे पाँव की पोटली के लिए क्या होता है कि रात को सोने से पहले एक जैसे भी रुमाल टाइप की कोई भी कपड़ा लिया, उसके सेंटर में आपने अजवाइन रखी। अच्छा। और उसके साथ हमने पुदीने का पत्ता रखा, ठीक है, बहुत सारे पुदीने का पत्ता। हाँ, और थोड़े से गुलाब डाल दिए, ठीक है, गुलाब की पत्तियां। हाँ, गुलाब की पत्तियां, वो तो खानी भी है और डालनी भी है पोटली के अंदर। हाँ। आपने उसको डाला और थोड़ा सा सॉल्ट डाले, सॉल्ट जो लाल नमक आता है जिसको हिमालयन सॉल्ट बोलते हैं या बायो सॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा लगाया, पोटली आपने पाँव के नीचे बांध दी। आप यकीन करिए सुबह को आप जब उठेंगे तो वो पोटली तमाम ब्लैक हो गई होगी। अच्छा। और चिकनी हो गई होगी। जब आप उसको उस कपड़े को भी हाथ लगाएंगे वो भी चिकना हो जाता है, और नीचे हाथ लगाएंगे पाँव के नीचे तो आपके पाँव बहुत चिक चिक कर रहे होंगे, तो वो जाके वॉश करें। यकीन करें देयर अ वे आउट टू टॉक्सिक। अच्छा। और अगर इसमें आपके पास शुगर है, आपको पाँव में दर्द बोते तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा भी जेल के फॉर्म में डाल दें। अच्छा। तो यकीन करें कि आपके दर्द भी सारे निकल जाएंगे। और हल्दी 1 चम्मच डाल देते हैं। ये पोटली रोज ही हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूरी होती है। सही। इसको डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ होल बॉडी थ्रू योर फूड बोला जाता है। कॉमन सा है और 2 टाइम वॉश करना जरूरी है। एक सुबह आप जाते हो काम से पहले वॉश करें। हाँ, और कोशिश करें नमक वाले पानी से धोएं। सही, वॉश करें। चलिए जी, शो में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस इशू पर मजीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि बहुत सारे लोग जिनके पाँवों से स्मेल आती है, इसकी क्या होम रेमेडी है, घर में ही इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, क्यों इतनी ज़्यादा लोगों को स्वेटिंग होती है? शाह भाई जी क्या बता रहे हैं आज आप हमें? देखें, एक तो मैं याया के सवाल का जवाब दूंगा। जी, तो जी। उन्होंने कहा कि गुलकंद, गुलकंद, हाँ जी हाँ, गुलकंद के जो बेनिफिट्स हैं हाँ। वो ये हैं कि वो दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, मैदे के निज़ाम के लिए बेहतर है, कब्ज़ की शिकायत को दूर करती है और तबीयत में ताजगी पैदा करती है। और गुलकंद जो है वो खाने का तरीका ये है कि 1 चम्मच खाने वाला मुंह में डाल के ऊपर थोड़ा सा दूध पी लें या पानी पी लें। सही। ये रात को सोने से 1 घंटा पहले कर लें। और आम तौर पे इसे खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना खाइएगा वरना लूज मोशंस करेगी। सही। ठीक है, बच्चों को कम इस्तेमाल कराते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल ना कराइए। और ये इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुंह की स्मेल जो है कई रीज़न्स हैं। आपकी नाक बंद होगी, गले में रेशा आएगा, मुंह से स्मेल महसूस होगा। इससे जब नाक बंद होती है गले में रेशा आता है, इसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है, सुस्ती काहली फील होती है। बाज़ लोगों के इससे दांतों में भी असर पड़ता है, गर्म ठंडा लगता है, मसूड़े सूजने शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों की आंखें भी कमज़ोर होना शुरू होती हैं और बाल भी वाइट होना शुरू होते हैं। ये एक रीज़न होते हैं बंद नज़ले की, जो कि मुंह के स्मेल का सबब बनते हैं। अगर किसी को भी हो तो एक बूटी आती है इस्ते खुद्दूस, जिसका इंग्लिश नाम है लेवेंडर फ्लावर। ओके। इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, रात सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना पिएं। जब ठीक हो जाए तो आप इसे रोक दीजिएगा। सही। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पेट के निज़ाम की वजह से भी, जैसे मैदे में तेज़ाबियत हो, गैसेस बहुत बनती हों या कॉन्स्टिपेशन रहती हो, तो उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल महसूस होती है। ओके। और बाज़ लोगों को हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसमें भी स्मेल ज़्यादा आती है। तो ये दोनों चीज़ों को कवर करेगी। इसमें आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो धनिया लेना है। अगर धनिया ना मिले मगज़ धनिया ले लें आप। अच्छा। ये पंसार से मिल जाएगी। सही। ये इसका ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही। और दूसरा है सौंफ। सौंफ ये हर घर पे मौजूद होती है सौंफ। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम ले लिया पाउडर। और ये है मिश्री। अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो मिश्री ना डालें। अच्छा। ये साबुत और ये इसका पाउडर है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके ऐसे बारीक पाउडर बना लें। सही है। और खाना खाने के बाद आधी चम्मच चाय वाली पानी के साथ ले लें। आप देख लें फ़र्क 15 मिनट में पड़ेगा। अच्छा। गैसेस, हवाबादी, तेजाबियत, अफारा, ये सब दूर होना शुरू हो जाएगा और मुंह की स्मेल आस्ते आस्ते ख़त्म होगी। आपको सौंफ और धनिया की स्मेल हल्की हल्की महसूस होगी, हल्की हल्की एक अच्छी स्मेल महसूस होगी। सही। और दूसरी चीज़ आपने कही थी कि सॉक्स, जुराबों में से, पाँव में से स्मेल आती है, पसीने की वजह से बाज़ लोगों की बॉडी में से स्मेल आ रही होती है, तो उसको दूर करने के लिए आपने सिंपल अर्के गुलाब लेना है। अच्छा। अगर स्प्रे वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके। और उसमें आप ये देखें, आपने फटकड़ी देखी सफ़ेद वाली, ये लाल फटकड़ी है। सही। अर्के गुलाब लिया, सफ़ेद फटकरी ले ली, लाल फटकड़ी ले ली। लाल फटकरी ले ली। और क्या है? देखें, सिर्फ 2 चीज़ें। अच्छा। सही। आपने लाल फटकड़ी 1 मटर के दाने के बराबर, ठीक, एक अंदाजे से, कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं, इसमें डाल के आप इसे बंद कर लीजिए। ठीक है। और हिला लीजिए। बस आपकी चीज़ तैयार हो गई है। ये आपने पाँव पे स्प्रे करना है इसका। सही। और बॉडी पे स्प्रे करना है, अच्छा। अंडरआर्म पे स्प्रे करना है। सही। जहाँ जहाँ आपको पसीने की शिद्दत फील होती है, स्मेल फील होती है, वहाँ वहाँ पे आप स्प्रे कर लें। आप देखें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। सॉक्स पहनने से पहले जो लोग सॉक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे पहले वो स्प्रिंकल कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छा। सही है। और इसके अलावा आप रात को जब आते हैं, सॉक्स उतार लेते हैं, पाँव धो लेते हैं, तो उस पर भी आप स्प्रे कर लें। आप देखिएगा कि उसी टाइम पे इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। अच्छा। अगर पसीने की शिद्दत बहुत ज़्यादा, चेहरे पे ऑयल आ रहा है, आप इसी का स्प्रे आप अपने फेस पे करें, टिश्यू से खुश कर लें, आपका ऑयल खत्म। ऑयल खत्म उसी टाइम पे। और इसके साथ थोड़ा मैं ऐड करूंगी क्योंकि अभी मैंने चखी है फिटकरी और इसको मुंह में मैं फील कर रही हूँ अभी तक। इट्स लाइक अ बिटर। दांत जो पीले हो जाते हैं उस पे भी इसको पीस के अगर आप लाल फिटकरी। हाँ, लाल फिटकरी, सफेद फिटकरी। ये थोड़ी लाइट है, अभी मैंने चखी है क्योंकि व्हाइट फिटकरी तो हम बहुत जगह पे वो तेज होती है, बहुत लाइट है। लेकिन इस चीज के लिए जो आपने बताया है, ये स्मेल को खत्म करने वो के लिए लाल ज़्यादा बेहतर। अच्छा। सही है। हाँ। तो इसमें जो व्हाइट फिटकरी आती है ना, आप जैसे पानी का ग्लास है, इसमें एक खाली घुमा के निकाल लें तो अंदर से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ 5 लेयर to 7 लेयर्स आपके पास ऊपर होती है और अंदर आपकी सारी लेयर्स ये आपके अंदर है। तो ये रेड फिटकरी आप आउटर साइड पे यूज करें और वाइट फिटकरी पानी में घुमा लें। ये इवन आपका कूलर पड़ा हुआ है उसमें भी घुमा लें, पानी की टांकियां हैं उसमें मन भर का जैसे आपका पानी आता है
100 गैलन्स या 1200 गैलन्स, तो उसके अंदर आपने एक इतना अच्छा डला डाल दो जब भी टैंकर आपका आता है। यकीन करें यहाँ टांकी बढ़ जाती है, तो सारी मिट्टी बाकायदा नीचे बैठती है, और जब आप आपके ये टांकियाँ साफ कराते हैं तो ये बाल्टियों की बाल्टियाँ मिट्टी की निकलती है वहाँ से, वो जो हम पानी के अंदर अपने साथ पी रहे होते हैं। और वाटर इज़ अ फिल्टर ऑफ योर बॉडी। सही। तो जब क्लींजिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, किडनी आपकी टेंशन में जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके पास प्रॉब्लम होगा। ये जो बता रहे थे ये बहुत ज़बरदस्त है, और इनका मैंने अभी वेट रिडक्शन अपने बेटे के लिए मैंने लिया। और अभी उनको मैंने, वैसे वो दरिया है, उसमें से 2-4 बाल्टियाँ निकलेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बज़ाहिर उसको अच्छा महसूस होने लगा। और उसको पॉटी का भी थोड़ा सा कब्ज़ का टेंशन था, वो भी लाइट होने लगी, क्योंकि मेरी फकियाँ वो बचपन से चक रहा है। हम जब बनाते तो चकते, तो अभी हमें रेजिस्ट कर रही थी। तो इनकी काफ़ी इन्होंने कैप्सूल बना के मुझे गिफ्ट किया था, तो बहुत रियली एंजॉयड। अब ये एक फॉर्मूला में बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा मन जाता है। और मैंने आपको पहले बताया ना, मेरे बेटे ने बोला मैं पाउडर वाले आपके काम नहीं करूँगा। अच्छा। तो ये हमने बहुत ज़्यादा, आप 25% इसका बनाइएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। सना फकी होती है 2 किलो, ये हम बना के फ्रिज में रख देते हैं। ये वही जो पाँव से स्मेल आती है, या पूरी बॉडी की स्मेल, पाँव हो चोर। अच्छा, बालों में भी जो हम बाल बनाते तो एक जाला सा निकलता है बालों से। अच्छा। अगर आप देखेंगे जिसकी बॉडी पेट जिसको कब्ज रहती है उसके बालों से भी जाला निकलेगा। अच्छा, और वो अभी एक दिन आया होगा, दूसरे दिन उसके सर में से भी, बालों से भी स्मेल आएगी। तो ये ऑल ओवर है। क्योंकि जब तक आपका सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर हमने नेजल कंजेक्शन को भी सही किया हुआ है, इसके साथ हमने पेट को भी सही किया हुआ है, और ये आप खुद बनाएं। ठीक है, हमारा काम है कि आपको गाइडलाइन करें। देखिए, रोजी रोटी अल्लाह लिख कर भेजा है। जी। हर हाल में मिलेगी, तो आप बांट के क्यों नहीं खाते? सही जी। ये तरीके का है। सना फकी आप 2 किलो ले लें। गुलाब ईरानी ½ किलो ले लें। सिकानू न्यूरिया, मैंने ये साइड पे, आपके साइड पे चल रही है स्क्रीन पे, वो भी है। और स्पगुल है, सौंफ है, ये सब हाफ kg लीजिएगा। और बड़ी हर है जिससे वज़न उतरता है और कब्ज़ भी ख़त्म होती है। अजवैन ज़ुकाम फ्लू को कंट्रोल करती है, सब हाफ किलो। और सोया जो होता है वो भी आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, पुदीना की टिक्की वो भी आपकी गैस्ट्रिक और कब्ज़ को और सारी चीज़ों को करती है। अगर बीपी ना हो तो आपने ब्लैक सॉल्ट डालना है, अगर बीपी है तो ब्लैक सॉल्ट को स्किप करना है। अच्छा, और छोटी हर और बड़ी हर दोनों डलती है। और सौंफ जाती है इसके अंदर ½ किलो, सब चीज़ का ½ किलो। लेकिन सना फकी 2 किलो, क्योंकि वो सनाफती बोली जाता है, सनाफती। और स्क्रीन पे चल रही है सना मक्खी इसका पूरा नाम है। अच्छा, यहाँ सनाफती। अच्छा, ये बेसिकली मैंने अपनी बुक से निकाला है। और यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी फ्री बुक्स आ गई हैं, और ऑडियो भी और वीडियो भी है। तो कहना 101 हर्बल देखते हैं तो आपको पूरी बुक्स मिल जाएगी। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से, क्योंकि वैसे नहीं, जो आए जाएंगे तो सही ना। तो जब आप तो इतने एक्सपर्ट हो, मुझसे तो कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट हो आप। मैं पाकिस्तानी चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मेरी स्टडी अब्रोड की है, लेकिन जो भी मैंने यहाँ की चीज़ें बनाई है मैंने हमेशा गाइड कर दिया, और मेरी ये बुक्स में से मैंने निकाल के दी है। तो मेक श्योर आप, ये बुक्स फ्री है। सही। और इसमें हमारा काम है पब्लिक को हेल्प करना। तो मैंने पहले ही बताया ना, रोजी रोटी कोई नहीं छीन सकता जो लिखी हुई है, उसको पॉजिटिव करे अपनी लाइफ को। ये चीज़ें रोज़ रात को 1 चम्मच गर्म पानी से ले लें। और अगर आपको लूज मोशन होते हैं तो ½ टीस्पून ले लीजिएगा। पेट फौरन अंदर जाता है, और पेट जो बड़ा निकल रहा होता है ना, तो इसमें आपके 3 मोरे जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है, L3, L4, L5, ये जो है ना, ये हमेशा जाते हैं। और खिंचाव इतना होता है कि आपको सियाटिका पेन शुरू हो जाता है। मल्टीपल काम करते हैं। और सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, यूरिन करने से पहले आपने पलंग पे लेटे ही आपकी दोनों टांगे 30 डिग्री पे लें, 10 काउंट करें, 60 डिग्री पे 10 काउंट करें, और 90 डिग्री पे दोनों टांगे साथ में लें। और आप यकीन करें कि आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी लाइफ टाइम के लिए। सही। चलिए जी, कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारा प्रोग्राम करती हूँ, खुशी होती है सुबह आपको देख के 10 बजे। थैंक यू। और हमारे शाह नजीर भाई आए, मेरी प्यारी सी सुकैना बहन आई है जी, तो दोनों मेरे फेवरेट हैं, बहुत जबरदस्त। अभी मैं इनकी बातें सुन रही हूँ, सुकैना कह रही थी कि जो मैंने लिखा है उसका मैसेज वो आया नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया, बहू से कहते
गूगल करा के मैं इनकी चीजें देखूंगी। और शाहनजीन भाई आपका तो जवाब ही नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा आप चीजें बताते हैं। तब ये पेट बढ़ जाता है, इसे इसके लिए बताइए कम करने का। और दूसरे ये पैर के नीचे ना, पैर उंगलियों में, पंजों पे, इसमें वो वाइट वाइट से कुछ वो हो जाते हैं, फंगस टाइप का, उसका कोई इलाज बताए। मैं बता दूं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिसेस महमूद, आपने हमें कॉल की। और कोई भी चीज़ अगर आपकी मिस हो जाती है तो डेफिनेटली आप हमें यूट्यूब पे हमारी जो एपिसोड्स हैं वो होती हैं, वहाँ से देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिसेस महमूद के जो क्वेश्चन हैं वो पूछेंगे शाह भाई से और सुकैना मैम से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है बॉडी ऑर्डर के हवाले से कि भाई जिस तरह से लोग अपना गेटअप रखते हैं या फिर बहुत टाइम तक ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ लोगों ने बहुत टाइम तक जो है बहुत देर तक वो कपड़े जो है वेयर किए होते हैं, उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर लोगों से कहना चाहूँगी या आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि लोग अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, ठीक है जी, वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं एंड ऑल दैट, मगर वो अपने जो ड्रेस उन्होंने पहना होता है या जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं वो अगर अनवॉश्ड हों, यानी बग़ैर धुले कपड़े हों, जस्ट लाइक होता है ना कि किसी ने कोई नया ड्रेस पहना, फिर उसके बाद उसने कहा अभी तो ये पहना ही है तो जाहिर सी बात है इसको हैंग कर देते हैं और फिर इसको क्या धुलवाना, फिर दोबारा पहनेंगे तो ठीक है क्योंकि ये तो इतना ख़राब नहीं हुआ, बस 2-4 घंटे के लिए पहना था एंड ऑल दैट। उसमें भी स्मेल हो जाती है, उसमें भी जर्म्स हो जाते हैं। और जब वही आप बग़ैर धुला कोई ऐसा ड्रेस जो कि नया होता है आप उसको दोबारा पहनते तो उसमें से स्मेल आती है, या आपके कपड़े जब सही वॉश नहीं होते तो वो भी स्मेल का बाइस बनते हैं। तो शाह भाई ये ज़रा बताइएगा कि अगर नया ड्रेस भी है तो उसको जब आपने पहन लिया है, वन टाइम वेयर भी किया है, तो भी उसको आपको वॉश कराना चाहिए? जी बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि इसमें जरासीम के चांसेस होते हैं ये। अच्छा, क्योंकि देखें हर इंसान की बॉडी मुख्तलिफ होती है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि दूसरों के अंडर आर्म या दूसरों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ताकि उनके जर्म्स आपको ना लग जाए। हाँ, और इससे कई खतरनाक बीमारियां भी जाती है, लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है बाकायदा। तो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जब कोई ड्रेस चेंज करते हैं हाँ, और बॉडी की स्मेल इस कदर ज़्यादा होती है कि वो कई दिनों तक रहती है। तो इसलिए जब आप कपड़े चेंज करें, भले वो 4 घंटे के लिए हो, उसे वॉश कर लिया करें। वॉश करने में कितना ही टाइम लगता है? सही, बिल्कुल, 5 मिनट भी नहीं लगते। हाँ बिल्कुल। आप अगर आपके इस तरह के कपड़े हैं, वो काम वाले कपड़े या दूसरे कपड़े, तो आप उनको ड्राई क्लीन दे सकते हैं, तो वो तरीके से वॉश करके दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद को पहचानना है हाँ, कि वेदर मेरी बॉडी में बहुत स्मेल है कि नहीं है। हाँ, बकौल इनके कि वो जरासीम तो आ जाते हैं अंडर आर्म से, अंडर जो भी लेग्स है या प्राइवेट पार्ट इसको बताए। अभी इन्होंने ये फिटकरी के साथ गुलाब का पानी बनाया और स्प्रे गन में बनाते तो और भी ज्यादा मुलायम हो जाते हैं। अब देखिए मेरा एक जरी का काम है जो मैंने 30-35-40 हज़ार रुपए का एक ड्रेस लिया है। अब उसको मैंने वन टाइम पहना और आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव दिस ड्रेस बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव। वो इतना महंगा ड्रेस है, उसको मैं धुलाऊं, बार बार तो नहीं धुला सकती ना। हाँ, 2-3 दफा मैंने पहन लिया, लेकिन अब क्या करना है, इनको अंडर आर्म्स जैसे ये हाथ ऊपर किए उतारने से पहले या हैंगर्स में डालने के बाद ये स्प्रे कर दें फिटकरी वाला। अच्छा, तो एंटी बैक्टीरिया का काम करेगा। और आप अंडरवेयर्स और अंडर गारमेंट्स धोते हैं, वो भी इस पे भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं। वैसे तो उनको तो धोना चाहिए, लेकिन ये कि इतने महंगे कपड़े, शाह साहब के पास मेरे ख्याल से बहुत पैसा है, आप उसकी ड्राई क्लीन तो कराए ना। नहीं, आपको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और आपको इस तरह से ड्रेसेस वगैरह जो है वो वॉश कर लेने चाहिए। बाकी ओवरऑल जिस तरीके से अभी रेमेडीज वगैरह बताई हैं तो दैट्स रियली ग्रेट। शाह भाई ने जो रेमेडी बताई आप उनको फॉलो कर सकते हैं, सुकैना मैम ने जो रेमेडी बताई है वो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट योर हेल्थ। हर चीज़ का ताल्लुक आपकी हेल्थ, हाइजीन और मेंटल हेल्थ से भी होता है ना, क्योंकि फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और फिर यू लुक कॉन्फिडेंट। जी, पानी का इंटेक ठंडियों में कम हो जाता है, बदबू ज्यादा आती है। पानी का इंटेक हमेशा ज्यादा रखना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया सुकैना मैम, बहुत शुक्रिया शाह भाई, हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो जो है वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर फीडबैक देना ना भूलिए और ऐसे ही पसंद करते रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।